एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 10 सोशल साइंस चैप्टर 2 के इंपोर्टेंट नोट्स को लेकर आया हूं, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। आज हम जानेंगे भारत में राष्ट्रवाद के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों को। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। ये जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये पूरे चैप्टर के अंदर का सबसे निचोड़ पॉइंट्स है। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। पहले पॉइंट में कह रहा है कि 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, मतलब कि अगर स्वतंत्रता के लिए जो पहली बार अगर चिंगारी जली थी, कब जली थी? 1857 ईस्वी में। ये बात याद रखने योग्य है क्योंकि एमसीक्यू में इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। दूसरा पॉइंट कहता है 1870 में बंकिम चंद्र, पूरा नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके द्वारा वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम जो गाना आया हमारे भारत के लिए, इसके जो निर्माण करता है उनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। और कब आया? ये आया था 1870 ईस्वी में। अगला पॉइंट हमारा कहता है 1885 में कांग्रेस की स्थापना बंबई, जो आज का मुंबई है, इसमें हुआ था। कांग्रेस जो अभी हमारे भारत में एक राष्ट्रीय लेवल का सरकार का निर्माण करता है, मतलब आप कह सकते हैं एक प्रकार की पार्टी है, राजनीतिक दल है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। कहां हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, जो पहले क्या कहलाता था? बंबई कहलाता था। अब भूमेश चंद्र बनर्जी जो है वो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। भूमेश चंद्र बनर्जी जो है ये भी पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। इनको ही सबसे पहला अध्यक्ष बनाया गया था। और दूसरी बात है कि अभी के वर्तमान समय के अगर अध्यक्ष के बारे में बात कर ले इसी पार्टी का, तो वो है सोनिया गांधी। नाम सुना होगा सोनिया गांधी का। सोनिया गांधी अभी वर्तमान समय में कांग्रेस के पार्टी की अध्यक्ष है। और इसका निर्माण कब हुआ? 1885 में। कहां हुआ? मुंबई में हुआ, जो पहले क्या था? बंबई था। अब नाम इसका बदल गया है। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव किया था। सबसे पहले जो बंगाल का विभाजन का प्रस्ताव रखा गया वो किसके द्वारा रखा गया? लॉर्ड कर्जन, अंग्रेजी जनरल डायरेक्टर था ये। और 1905 में इसके द्वारा बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव रखा गया। मतलब इसने कहा कि अब बंगाल का विभाजन हो जाना चाहिए। अगले स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा है 1905 में 1905 में अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया। आपको मैं बता दूं कि पूरी दुनिया में जितने भी देश का प्रतीक है वो सब प्रतीक कहीं ना कहीं पुरुषों के ऊपर है। हमारा भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसका प्रतीक जो है वो एक मातृ या फिर आप कह सकते हैं माता के रूप में बनाया गया है। 1905 की बात है। अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की तस्वीर को पेश किया था पहली बार। और 1906 में आगा खां एवं नवाब सलील मुल्ला ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। भारत के बंटवारे के समय की अगर बात आती है तो वहां पे हिंदू लीग और मुस्लिम लीग की बात आती है, क्योंकि ये मुस्लिम लीग के कारण ही भारत का बंटवारा हुआ था। तो उसका निर्माण कब हुआ? तो उसका निर्माण हुआ 1906 में। किसके द्वारा? आगा खां और नवाब सलीम मुल्ला के मुस्लिम लीग का निर्माण किया था। 1907 में क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल के रूप में हुआ। कांग्रेस जो राजनीतिक पार्टी थी हमारे भारत में, उसका भी विभाजन हो गया। विभाजन मतलब टुकड़ा हो गया, अलग अलग भागों में बट गए। एक नरम दल में महात्मा गांधी जी वगैरह आते थे, और गरम दल में जो आप कह सकते हैं भगत सिंह भी थे। इसके अलावा और भी दो चार नेता थे जो गरम दल के, मतलब बहुत ही उग्र स्वभाव के थे। उनको जो आजादी है ना वो तुरंत चाहिए था, और वो जानते थे कि आजादी जो है वो मतलब उनके सामने प्रार्थना करने से नहीं प्राप्त होगा, इनके लिए हमको लड़ाई करनी होगी। इसलिए कांग्रेस का विभाजन हो गया 1907 में नरम दल और गरम दल में। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। दिल्ली दरबार में राजधानी जो थी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। पहले जो पूरे भारत की राजधानी थी वो कोलकाता में थी। पहले हमारे पूरे भारत की राजधानी कोलकाता को माना जाता था, लेकिन 1911 में क्या हुआ? दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ दिल्ली में ही, और यहाँ पे बंगाल विभाजन के फैसले को रद्द कर दिया गया। और जो कोलकाता के अंदर राजधानी थी उसे हस्तांतरित करने का मतलब है ट्रांसफर किया गया। कहां? दिल्ली लाया गया। और तब से अभी आप लोगों को पता है कि अभी तक हमारे भारत की राजधानी दिल्ली ही चलती आ रही है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। पहला वर्ल्ड वार जो हुआ वो 1914 में शुरू हुआ और चला कब तक? 1918 तक। 4 सालों तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था।
1915 में महात्मा गांधी की स्वदेश वापसी हुई थी। महात्मा गांधी जी कहां से वापस आए थे? साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। साउथ अफ्रीका में ये कहां क्या करने गए थे? एक सेठ के यहाँ गए थे वकालत करने, तो वहां से ये वापस आ गए। हालांकि इनके वापस आने में भी बहुत लंबी कहानी है। इनको वहां पे ट्रेन से धक्के मार के हटा दिया गया था, क्योंकि काले और गोरे लोगों के बीच में बहुत ज्यादा भेद था वहां पे। 1917 में महात्मा गांधी जी ने नील कृषि के विरोध में चंपारण में आंदोलन किया। नील कृषि क्या है? आप लोग हम लोग कपड़े में, व्हाइट कपड़े में नील, तीनोपाल, उजाला वगैरह कुछ डालते हैं ना, जिससे कपड़ा चमकीला हो जाता है, तो इसकी खेती होती थी। अंग्रेज ना हमारे भारतीय किसान से इन सब चीजों की खेती करवाते थे जबरदस्ती। हालांकि नील की खेती एक ऐसा खेती था जिसके करने के बाद खेत बंजर हो जाती थी, फिर भी जबरदस्ती वो हमारे भारतीय किसान से इस तरह की खेती को करवाते थे। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? नील कृषि के विरोध में चंपारण में, बिहार की एक जिला है बिहार का, वहां से इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इसी को आप चंपारण आंदोलन भी कह सकते हैं, नील के विरोध में किया जाने वाला आंदोलन भी कह सकते हैं। 1917 में फिर क्या हुआ? महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह किया। ये सारे सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1917 में महात्मा गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह किया, क्योंकि यहाँ पे किसानों के ऊपर कर्ज बहुत था। वो बहुत कर्ज के नीचे डूबे हुए थे, बहुत सारा टैक्स था उनके ऊपर, जो कर होता है ना, टैक्स था। इसके माफी के लिए महात्मा गांधी जी उनके साथ गए और सत्याग्रह किया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। रिपीट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ और 1918 तक यह चला था। हम देखते हैं 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है, इसे तो आप बिल्कुल याद रखिए। 13 अप्रैल 1919 की बात है कि जनरल डायर के द्वारा पंजाब में जलियांवाला बाग के अंदर हजारों आदमी, निहत्थे आदमी के ऊपर गोलियां चलाई गई, इनको मार दिया गया। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रचलित हुआ। आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने की। मोहम्मद अली एवं शौकत अली के द्वारा खिलाफत आंदोलन हुआ। कब? 1919 में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। महात्मा गांधी जी के द्वारा ही असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत किया गया था। 1922 में चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। पहले तो असहयोग आंदोलन बहुत ही सही तरीके से चल रहा था, लेकिन चौरी चौरा में एक हत्याकांड हो गया कि पुलिस वालों ने एक बहुत ही अच्छे नेता को मार दिया। अब उनके मरने के बाद वहां के लोग आक्रोशित हो गए। उन्होंने पुलिस स्टेशन में पुलिस सहित आग लगा दिया। कई सारे लोग उसमें मारे गए। कैदी लोग भी थे, कैदी लोग जो जेल में थे उन लोगों की भी हत्या हो गई उसमें। इसके बाद महात्मा गांधी जो कैसे विचार के लोग थे, उन्हें तो अहिंसा चाहिए, हिंसा तो चाहिए नहीं। वो लड़ाई झगड़ा में थे ही नहीं, मारपीट में थे ही नहीं, गुस्सा वगैरह करते ही नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं भाई, ऐसा आंदोलन हमें करना ही नहीं है। उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। फिर क्या हुआ? 9 अगस्त 1925 को काकोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाना जो लेके जा रही थी ट्रेन, उसे लूट लिया। भारत के जो क्रांतिकारी थे, जो चाहते थे कि उनका भारत अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हो, उन्होंने क्या किया कि जो अंग्रेजों के द्वारा खजाना को इधर उधर किया जा रहा था, उस समय तो साधन ट्रेन ही था ना, ट्रेन के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह चीजों को ले जाया जाता था। तो क्रांतिकारियों ने वो पूरा ट्रेन ही लूट लिया, खजाना ही लूट लिया, क्योंकि इनको तो बम बंदूक चाहिए था, गोले चाहिए थे, बारूद चाहिए था, ताकि देश आजाद हो सके। तो 9 अगस्त 1925 की बात है, काकोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाना ले जा रहे ट्रेन को लूट लिया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा है 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन के बारे में भी आपको पढ़ना है। साइमन कमीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भारत आया, जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय एक बहुत ही अच्छे कांग्रेस के नेता थे। इनकी मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के कारण हुआ था। ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। अंग्रेजों ने इन्हें सर पे इतना डंडा मारा कि ऑन द स्पॉट मर गए। अब हम बात करते हैं 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर बम फेंक दिया। ये भगत सिंह का नाम सब वाकिफ है, भगत सिंह के नाम से सुन के ही सीना चौड़ा हो जाता है। 8 अप्रैल 1929 की बात है। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली, जो सांसद था उस समय अंग्रेजों का, उसके ऊपर बम फेंक दिया और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने लगे। वो ये दिखाना चाहते थे कि हमारे भारत को छोड़ के चले जाओ, नहीं तो हम इस तरह की गतिविधियों को अक्सर अंजाम देते रहेंगे। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी यात्रा की। महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है, तो वो सिर्फ है कि इन्होंने यात्रा किया है, धरना दिया है, भूख हड़ताल किया है और
दूसरों की सहायता की है, जैसे पाकिस्तान की सहायता करना, इस्लाम धर्म के बारे में इनका खूब अच्छा राय विचार था। तो यही है कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी यात्रा शुरू की। दांडी यात्रा के बारे में भी आपको आगे पढ़ना है। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। यहां पे देखिए 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी यात्रा, नमक बनाना क्या है, आप लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। क्या सोचे कि ये यहाँ पे पहुंचे खाना वाना बना रहे थे क्या? नहीं, खाना वाना नहीं बना रहे थे। उस समय अंग्रेजों ने नमक के ऊपर कानून लगाया, एक नियम बना दिया कि नमक का मतलब कोई बना नहीं सकता है, पूरे देश में ऐसा कानून लगा दिया। तो महात्मा गांधी जी उसके खिलाफ गए। उन्होंने कहा कि इस तरह से नहीं होगा, हमें नमक कानून को तोड़ना होगा, और उन्होंने इसको साबरमती से यात्रा शुरू किया, दांडी यात्रा शुरू किया और समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां पे समुद्र का पानी लिया, उबाल के नमक बनाया और इस तरह से उन्होंने नमक के कानून को तोड़ा। और नमक के कानून को तोड़ने के बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा है 1930 में डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, पहले कानून मंत्री, हमारे देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने ही संविधान को भी लिखा था। याद रखिएगा, ये सब मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1930 की बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। हालांकि भीमराव अंबेडकर जो थे ना, वो खुद ही बहुत दलित थे, बहुत ही छोटे कास्ट के व्यक्ति थे, इसीलिए इन्होंने अपनी अनुसूचित जातियों के जितने भी लोग थे जो इनके तबके के आते थे, उनको मिलाकर दलित वर्ग एसोसिएशन का संगठित तैयार किया, एक ग्रुप बनाया, एक पार्टी बनाई। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दिया गया। असेंबली में बम फेंका था और इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, इसी कारण से इनको जेल में डाल दिया गया, बहुत प्रताड़नाएं दी गई। और 23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पे लटका दिया गया। 1931 में क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया। 1931 में गांधी जी के साथ इरविन का समझौता हुआ और जो इन्होंने दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, उसकी भी समाप्ति हुई, वापस ले लिया, खत्म कर दिया। 1931 में महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु उन्हें यहां अपेक्षित सफलता हाथ नहीं लगी। देखिए, पहले वाले में तो ये था, यहाँ पे जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है ना, इसके पीछे एक कहानी है। अभी आप लोगों को आगे वाले क्लास में 11th 12th के पॉलिटिकल साइंस में सबको पढ़ना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था, उसमें महात्मा गांधी जी को बुलाया ही नहीं था। महात्मा गांधी जी को ही नहीं बुलाया। और आपको तो पता है कि उस समय महात्मा गांधी जी हमारे देश के कैसे नेता थे, आप कह सकते हैं गद्दावर नेता थे। गद्दावर मतलब बहुत बड़े नेता थे, इनको बुलाया ही नहीं। अब इनको बुलाया नहीं, वो सम्मेलन ही नहीं हुआ। तो पहले बार लंदन में हुआ था, ये गोलमेज सम्मेलन कहां हो रहा था? लंदन में हो रहा था। तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी को बुलाया नहीं, तो सम्मेलन सही से हुआ ही नहीं, कोई फैसला लेने वाला ही नहीं था। क्योंकि उस समय हमारे भारत देश की अगर बात की जाए तो सबसे जो बड़े नेता थे वो महात्मा गांधी जी के रूप में देखे जाते थे। और तुम्हारे बड़े नेता को बुलाया ही नहीं, तो हमारे भारत देश का फैसला कौन लेगा? फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें महात्मा गांधी जी को बुलाया, उनको लगा कि भाई ये नहीं आएगा तो काम ही नहीं होगा, तो उनको लाया, लेकिन सफलता हाथ वहां भी नहीं लगी। उस सम्मेलन में भी कुछ खास बातचीत बन नहीं पाई थी। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड है 1932 में महात्मा गांधी एवं अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, पहले कानून मंत्री और हमारे संविधान के रचयिता, कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके मध्य में पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1933 में चौधरी रहमत अली सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार सामने रखा। ये जो चौधरी रहमत अली हैं, इन्होंने सबसे पहले कहा था कि भाई हम मुल्लों का एक अलग देश बना दो, पाकिस्तान बना दो। 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ और प्रांतीय सरकार का गठन हुआ। 1935 में भारत शासन अधिनियम अपना नियम कानून बना और प्रांतीय मतलब कि क्षेत्रीय, जैसे भारत में आपको पता है 27-28 राज्य है और बढ़ सकता है अभी कुछ दिनों में, क्योंकि पहले तो ये बहुत कम था, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले 4-5 ही था, अब 4-5 से देखिए हम 28 पे आ गए। 28 के बाद और 30-32 हो जाएगा। जिस तरह से हम जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं ना, इस प्रकार से ये राज्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ? प्रांतीय सरकार का गठन, कहने का मतलब है एक ही भारत देश के अंदर ये 28 राज्य और 28 राज्य के लिए जो सरकार का निर्माण हो रहा है। जैसे कि हमारे केंद्र में किसका सरकार है? नरेंद्र मोदी की सरकार है, लेकिन दिल्ली में किसका है? अरविंद केजरीवाल का सरकार है। तो अरविंद केजरीवाल का जो सरकार है ना, वो प्रांतीय सरकार में आएगा और केंद्रीय सरकार में नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी। बिहार की बात कर ले, नीतीश कुमार का और लालू यादव का सरकार है, लेकिन केंद्र में किसका है?
दूसरे क्या है, नरेंद्र मोदी क्या है। तो यहाँ पे यही बातें हैं। अब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चला, प्रथम विश्व युद्ध, बहुत नुकसान हुआ। लेकिन प्रथम से काम नहीं होता ना, यहाँ पे द्वितीय, तृतीय, चौथा होना चाहिए। दूसरा कब शुरू हुआ? 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई यहाँ पे। अभी तक थर्ड हुआ नहीं है, थर्ड होगा तो सब कुछ समाप्ति हो जाएगा। पहले दूसरे पे रुका रहे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की संकल्प पास किया गया। 1940 में जो मुस्लिम लीग थे, पता है, दो लोगों ने खोला था, आगा खान ने। इन लोगों ने क्या किया? अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का संकल्प पास हुआ कि हाँ भाई ठीक है कि इस्लाम का देश बना देंगे, एक मुल्कों का देश, पाकिस्तान का निर्माण कर देंगे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत और गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया। 1942 से अब मुद्दा थोड़ा गर्म हो गया हमारे भारत देश का। अब हम अंग्रेजों को बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हम चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी अंग्रेज यहां से अब 9-2-11 हो जाए। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ कि भैया हमारा भारत छोड़ के यहां से भागो। और इधर गांधी जी ने कहा करो या मरो, इसको कैसे भी करके भगाओ। महात्मा गांधी जी ने भी कहा करो या मरो का नारा वहां पे दे दिया। 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया एवं द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। विश्व युद्ध चल रहा था, तो विश्व युद्ध चलने में क्या हुआ कि अमेरिका भी उस समय बहुत ही शक्तिशाली देश था और दूसरी तरफ रसिया वगैरह भी बहुत शक्तिशाली देश थे। अब इन बेचारों ने क्या किया कि सबसे जो छोटा देश था जापान, उनके हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 बम गिरा दिया, परमाणु बम। वो लिटिल मैन और फैट मैन और लिटिल बॉय, ऐसा बम का नाम था। वो बम जो 2 गिराया गया यहाँ पे हिरोशिमा और नागासाकी में, इसका लिटिल मैन और फैट बॉय नाम के 2 बम को गिरा दिया गया और बेचारे के ये पूरे शहर को समाप्त कर दिया गया। जैसे ही ये शहर समाप्त हुआ, जापान भी डर गया कि भाई 2 पर गिराया तो 4 पे और गिरा देगा तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। उसने युद्ध समाप्त कर दिया कि भैया हमको युद्ध नहीं चाहिए। लेकिन आज देखिए यही छोटा देश जापान आज टेक्नोलॉजी में इतना आगे है कि अमेरिका को पछाड़ के रख सकता है। मतलब इतना इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, इतना इसका टेक्नोलॉजी ज्यादा है, इतने सारे बम है इसके पास। इतना छोटा छोटा बम अमेरिका में इतना बड़ा बड़ा धमाका करेगा ना कि अमेरिका दहल जाएगा। उस समय की बात थी, टेक्नोलॉजी हाई नहीं था, मशीन ज्यादा नहीं था, बारूद ज्यादा नहीं था, इसलिए बेचारा हार गया, थक के चुप हो गया और इसी के साथ यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हो गई। अब हम आगे की तरफ देखते हैं कि 1946 में कैबिनेट मिशन संविधान सभा के प्रस्ताव के साथ भारत आया और 15 अगस्त 1947 को फाइनली भारत हमारा आजाद हो गया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे के स्लाइड में ये जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे वो तो समाप्त हो गए, लेकिन अब इसके डिटेलिंग की बारी है कि इसको डिटेल्स को जानना जरूरी है। राष्ट्रवाद का अर्थ, पहले चैप्टर में भी यूरोप के राष्ट्रवाद में भी मैंने आपको राष्ट्रवाद का मतलब समझाया था। अब यहाँ पे भारत का राष्ट्रवाद है, वो पहले यूरोप का राष्ट्रवाद था, उसके अंदर कई सारे देश थे, लेकिन अब हम केवल और केवल डेडिकेटेड सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति लगाव, प्रेम की भावना, एकता की भावना, मतलब एक साथ रहे, सब मिलजुल के रहे, एक समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है। अक्सर लोग विभिन्न भाषा समूह के हो सकते हैं, जैसे हमारे भारत की बात कर लो, अलग अलग लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग खान पान खाते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरह के कपड़े भी पहनते हैं, फिर भी लोग एक साथ हैं ना भारत में। यही है विविधता में एकता और इसी को हम राष्ट्रीयता कहते हैं, अपने देश के प्रति प्यार, अपने देश के प्रति लगाव। अब अगर भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट चल रहा है तो इसमें जितने भी भारतीय हैं जो भारत से प्यार करते हैं वो क्या करते हैं कि आज पाकिस्तान को पेल देगा भारत, आज पाकिस्तान को पेलेंगे। इतनी खुशी होती है जब पाकिस्तान हार जाता है, कितना, ये क्या है? भारत के प्रति एक प्यार है, भारत से लगाव है, इसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। देखिए अब हम भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने के कारक के बारे में जानेंगे कि भारत भी तो पहले गुलाम था, पहले हिंदू राजाओं का गुलाम था, फिर इस्लामिक राजाओं का गुलाम हुआ, फिर ब्रिटेनियों का, इंग्लैंडियों का, गोरे चमड़ियों का गुलाम हुआ, हम अंग्रेजों के गुलाम हुए। उसके बाद जाके हमको फाइनली 15 अगस्त 1947 को आजादी मिला। लेकिन जब तक हम गुलाम थे तब तक हमने क्या सोचा, हमने क्या सोच के अपने देश को आजाद करवाया, क्या कारण थे, कौन कौन से कॉजेस थे, इसके बारे में जानेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने के क्या कारण थे। साहित्य एवं गीतों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रचार हुआ। जितने भी क्रांतिकारी लोग थे वो देखिए, क्रांतिकारी बहुत सारे थे, हम बहुत कम ही लोगों का नाम जानते हैं।
तो जितने भी क्रांतिकारी थे जो चाहते थे कि भारत की आजादी हो, भारत आजाद हो, वो लोग क्या करते थे, साहित्य के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से अपने राष्ट्रवाद का प्रचार करते थे। जो न्यूज छापता था वो न्यूज में खबर छापता था कि भारत से अंग्रेजों को भगाओ, जो गाना गाता था वो गाना गा के बताता था कि भारत को अंग्रेजों से भगाओ, जो कविता लिखते थे वो कविता के माध्यम से। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ राष्ट्रवाद का प्रचार किया जाता था। मान लीजिए हम कम पढ़े लिखे हैं, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर हमें अच्छा विचार देता है तो हम उसे एब्जॉर्ब करेंगे, हम उसके बारे में समझेंगे। हमें नहीं पता है कि 14 का टेबल कैसे पढ़ना है, 14 का टेबल कैसे पढ़ा जाता है, लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हमें अगर 14 का टेबल बताएगा तो हम 14 का टेबल पढ़ेंगे ना। तो यही होता है कि जो उस समय के अच्छे क्रांतिकारी थे वो अपने साहित्य एवं गीतों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रचार करते थे, जिससे जो लोग नहीं समझते थे उनको आसानी से समझ में आ जाए। भारत माता की छवि रूप लेने लगी। जब भारत माता का तस्वीर बना के पेश किया गया तो लोगों के आत्मा में यह बात लगी कि ये हमारी माता के साथ अंग्रेजी लोग कैसे हरकत कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग को परेशान किया जा रहा है। आप लोग 1 मिनट के लिए अपने पिता पर हो रहे हैं जुल्म को तो बर्दाश्त भी कर लेंगे, लेकिन अगर कोई मां को हाथ लगा दे या मां को आंख दिखा दे फिर आप क्या करेंगे, चीर फाड़ देंगे। वही बात हुआ कि भारत माता की छवि को वहां पे बताया गया और वो छवि जो है वो सभी के दिल में घर करने लगा। लोक कथाओं द्वारा राष्ट्रीय पहचान बनाया गया, अलग अलग कहानियां बनाई गई, अलग अलग कहानियों के माध्यम से लोग अपने देश के खूबियों के बारे में बताए, कैसे हमारा देश सोने का चिड़िया हुआ करता था, कैसे हमारे देश में शांति हुआ करती थी, कैसे हमारे देश में हिंदू राज हुआ करता था, कैसे हमारे देश में संस्कृति बनी हुई थी। इस तरह से वो लोग क्या करते थे, दूसरे लोगों को समझाते थे। चिन्हों और प्रतीकों के प्रति जागरूकता, उदाहरण झंडा, झंडा बना बना के वो अपने चिन्ह, अपने समुदाय, अपने पहचान की व्याख्या किया करते थे। तो भारत में राष्ट्रवाद के पनपने का यही सब मुख्य कारण है। अब हम शुरुआत करते हैं पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन और प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। इसके बारे में डिटेल से समझते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव क्या था। युद्ध के पश्चात, मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध हो गया 1914 से 1918 के बाद, उसके बाद हमारे भारत के अंदर कैसी स्थिति थी। तो देखिए, युद्ध के कारण रक्षा संबंधी खर्चों में बढ़ोतरी हो गई। जो मिलिट्री थी, जो सेना था, युद्ध के कारण उन पे खर्चे ज्यादा होने लगे, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा सेना काम कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा हथियार चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भोजन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वर्दी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए। तो इस पे खर्चा तो ज्यादा से ज्यादा होगा ना। अभी जैसे हमारे भारत में आपको पता है कहीं भी युद्ध नहीं हो रहा है, तो ऐसे में क्या है कि जो खर्चे हैं वो मेंटेन है, संतुलित है। लेकिन अभी किसी देश के साथ युद्ध हो जाए तो क्या होगा कि ज्यादा बंदूक चाहिए, ज्यादा गोला चाहिए, ज्यादा लोगों को वहां पे जरूरत पड़ेगा, तो इसमें खर्चा बढ़ने लगा। और इसे पूरा करने के लिए कर्ज भी लिया गया। देश जो है वो दूसरे देशों से कर्ज लेना शुरू कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया अपने देश का। अपने देश के अंदर टैक्स जो था, कर्ज जो था, उसे बढ़ा दिया गया। और अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा टैक्स जुटाने के लिए कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स को बढ़ा दिया अपने देश के अंदर। युद्ध के वर्षों में, जब युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई। तेल महंगा हो गया, राशन महंगा हो गया, कपड़े महंगे हो गए, और भी जरूरत की जितनी भी चीजें थी उसके दाम बढ़ने लगे। टैक्स तभी तो ज्यादा आएगा ना सरकार के पास। 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध का टाइम है, याद रखिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड है 1914 से 1918। इसके बीच चीजों के दाम दोगुने हो गए। जो चीज 2 रुपए का मिल रहा था वो 4 हो गया, जो 4 का मिल रहा था वो 8 हो गया। आम आदमी को अत्यधिक परेशानी हुई। अब चीजों का दाम जब बढ़ता है, जब पैसे ज्यादा, जब महंगी चीजें हो जाती है बाजार में, तो इसमें किसको सबसे ज्यादा परेशानी होती है? आम आदमी को परेशानी होती है। ग्रामीण इलाकों से लोगों को जबरन सेना में भर्ती कर दिया गया। गांव से जाता था ट्रक में, ट्रक आदमी उठा लेता था आदमी को, अगर चल सेना में भर्ती हो। अब उस समय भाई ऐसे समय में कौन सेना में भर्ती होने जाएगा जहां वर्ल्ड वार चल रहा है? जानता है कि जाएंगे तो मरिए जाएंगे, ऐसे में कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। तो यही सोच के लोग भागते थे कि नहीं भाई हमको माफ कर दो, हमको सेना में नहीं जाना है, हम मरना नहीं चाहते हैं। लेकिन सिपाही सब आता था, पेल पाल के उसको ट्रक में भर दिया, जबरदस्ती जाके बोला बंदूक पकड़ा दिया। वो देख रहा है भाई नींद खुला तो हाथ में बंदूक है, अब गोली चलाओ, या तो गोली चलाओ या गोली खाओ। ऐसे में तो स्थिति बिगड़ गई वहां पे। तो क्या हुआ, ग्रामीण इलाकों में ट्रक बढ़ जाते थे और जबरन आदमियों को भर के और सेना में भर्ती करने लगे। इस कारण से लोगों में बहुत गुस्सा बढ़ गया कि भाई आता है जबरदस्ती उठा के लेके चला जाता, हमको सेना में नहीं जाना है। आज की तरह बात थोड़ी ना कि हम मुंह खोल के बैठे हुए भाई लेके चल हमको सेना में, कम से कम पैसा तो मिलेगा।
नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है। उस समय लोग हाथ जोड़ लेते थे, ना भाई हमको नहीं जाना है। भारत में कई भागों में फसल खराब होने के कारण, भारत के आपको पता है कृषि प्रधान देश में हम रहते हैं, भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे कृषि बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फसल खराब होने के कारण भोजन की कमी हो गई, खान पान की दिक्कत हो गई, और साथ में फ्लू की महामारी की समस्या और गंभीर कर दिया। फ्लू बीमारी है, वो प्लेग समझते हैं ना, प्लेग फ्लू ये सब एक प्रकार का बढ़ने वाला बीमारी है, एक आदमी से दूसरे आदमी, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी में। तो ये बीमारी ना पूरे देश में समस्या फैला रहा था। और 1921 के जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी के कारण 120 लाख से 130 लाख लोग तक मर गए। अकाल जो पड़ा तो भोजन के बिना 1,20,00,000 लोग मारे गए। हालांकि ये सरकारी आंकड़ा है, इस पे आप विश्वास नहीं कीजिएगा। 2-3 करोड़ आदमी मर गया होगा यहाँ पे। 2 से 3 करोड़ आदमी भूख से मर जाना कितना दर्दनाक था हमारे भारत के लिए। और प्लस में इस बीमारी के कारण यहाँ पे 120 लाख से 130 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। हालांकि ये सरकारी आंकड़ा है, और आप सभी को पता है कि सरकारी आंकड़ा कैसा होता है, सीधे आधा कर देता है। 5 गो मरेगा तो कहेगा नहीं नहीं 2 गो न मरा था, 10 गो मरेगा था, 2 गो मरा है, एगो बीमार है हॉस्पिटल में जाओ तो सब मरा पड़ा है, 10 के 10 साफ हो जाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है सत्याग्रह का विचार। देखिए सत्याग्रह का अर्थ पहले समझ लीजिए, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। यह सत्य तथा अहिंसा पर आधारित होता है। महात्मा गांधी जी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये। न हम लड़ाई करेंगे न झगड़ा करेंगे, बस कहेंगे बाबूजी एक गाल पे मार रहे हो तो दूसरा बढ़ा देंगे। अभी के समय में अगर एक गाल दूसरा गाल बढ़ाइएगा साला गर्दन काट के चला जाएगा, आप ऊ तक नहीं करेगा, पता चलेगा फालतू में तुम्हारा जान चला गया। अब महात्मा गांधी जी के लिए बहुत परफेक्ट था, नाम आ गया महात्मा गांधी जी का। जन आंदोलन करने का रास्ता था, जनता के द्वारा आंदोलन करने का रास्ता था क्या? सत्याग्रह। महात्मा गांधी के लिए सत्याग्रह का अर्थ सभी प्रकार के अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ शुद्ध आत्मबल का प्रयोग करने से था। महात्मा गांधी जी कहते थे कि अगर तुम्हारे साथ कोई अत्याचार कर रहा है, कोई अन्याय कर रहा है, कोई तुम्हारा शोषण कर रहा है, तो तुम सत्याग्रह करो, सत्य और अहिंसा के साथ उसके सामने जाके खड़े हो जाओ। अभी ये सब काम मत कीजिएगा, गोली मार के चला जाएगा। अब देखिए गांधी जी का मानना था कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा हो तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वालों से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं है। मतलब गांधी जी कहते हैं कि हमारा अगर मन सही है, हम अगर सच्चे हैं और कि कोई हमारे साथ परेशानी दे रहा है, कोई हमको दिक्कत दे रहा है, तो उसके लिए लड़ने के लिए ना हमें शक्ति की जरूरत नहीं है, सत्याग्रह से ही काम हो जाएगा। शायद हो जाता रहा होगा उस समय, अभी के समय में तो नहीं होता है। बल्कि अहिंसा के माध्यम से भी एक सत्याग्रही लड़ाई जीत सकता है। मतलब कि हम उसके सामने शांति से बैठ जाएं, उसको समझाएं, उसको अच्छा ज्ञान दे, उसको टेबल सिखाएं, ABCD सिखाएं, काउंटिंग सिखाएं। वो हमारे घर पर कब्जा कर रहा है, हम उसको हनुमान चालीसा सुनाएं, तो उससे इनका कहना था कि हो जाता है, उसके मतलब समस्या सॉल्व हो जाती है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में किए गए सत्याग्रह। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने आज तक किया क्या है? सत्याग्रह किया है, भूख हड़ताल किया है, धोती पहन के हर कहीं बैठ जाते थे। तो अब यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में किए गए सत्याग्रह के बारे में जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल के बोर्ड के एग्जाम में पूछा था, तो शायद इस बार कहीं ना कहीं हर साल किसी न किसी तरीके से पूछता है, या तो MCQ में डाल देता है, या 2 नंबर में डाल देता है, या 5 नंबर में डाल दे, लेकिन कहीं ना कहीं से ठूस के जरूर रखता है। अब देखिए पहला जो है वो महात्मा गांधी ने 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। कब आए? 1915 में। दक्षिण अफ्रीका से कहां आए? भारत। आते ही शुरू कर दिए, लौटने के बाद तुरंत कहा कि 1917 में चंपारण चलो, बिहार चलो, वहां पे नील खेती के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे, आवाज उठाएंगे। वहां पे पहुंच गए, दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ नील की खेती करने वाले किसानों को सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रेरित किया कि आ गए भाई, साउथ अफ्रीका से आ गए हम, अब चलो अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोलो। तो पहला तो था कि नील के खिलाफ इन्होंने किया चंपारण में। दूसरा है 1917 में खेड़ा, गुजरात का जिला है, खेड़ा जो है वो गुजरात के अंदर है, वहां का एक अच्छा जिला है। किसानों को कर में छूट दिलवाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया और उनके संघर्ष में समर्थन दिया। जो खेड़ा के किसान थे ना, उनके ऊपर सरकारी टैक्स बहुत आ गया था। आपको पता है अंग्रेज बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे उस समय, बहुत ज्यादा लगान लेते थे खेत के ऊपर। अगर आप खेती करो ना करो, फसल उगाओ ना उगाओ, उनको टैक्स देना है, नहीं दोगे जमीन जबरदस्ती ले लेंगे, पशु पक्षियों को उठा लेंगे, कभी कभी तो वो वाइफ बेटी को भी उठा के लेके चले जाते थे, ऐसा अत्याचार करते थे। तो इसके लिए खेड़ा में जो गुजरात का जिला है उसमें इन्होंने जाके आंदोलन किया इन किसानों के हक में।
तीसरा है अहमदाबाद गुजरात में फसल खराब हो जाने के कारण और प्लेग बीमारी उस समय बहुत ज्यादा फैला हुआ था। 120 से 130 लाख लोग भारत के मर गए थे। उस समय किसानों के पास पैसा नहीं था, वो कहां से देता टैक्स, तो वो टैक्स नहीं चुका रहा था। तब महात्मा गांधी जी ने कपड़े कारखाने में, जो उस समय गुजरात के अंदर जो कपड़े के कारखानों में जो मजदूर काम करते थे, उनके साथ खड़े हुए कि भाई इसको तुम सही समय पर बोनस दो, इसको इंश्योरेंस कराओ, इसको बीमारी का इलाज करवाओ, इसको तनख्वाह दो, ये गरीब आदमी मर जाएगा। उसके लिए उन्होंने उसके साथ मिल मजदूरों के साथ आंदोलन किया। तो ये 3 आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। आइए अब हम आगे की ओर देखते हैं। आगे जो हमको पढ़ना है वो है रॉलेट एक्ट, जो 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रॉलेट एक्ट का मुख्य प्रावधान क्या था वो समझ लीजिए। राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान। जब अंग्रेजों को लगा कि ये भारत के लोग तो आवाज उठा रहे हैं, जब अंग्रेजों को लगा कि इनको कहीं आजादी न देना पड़े, ये देश को हमको छोड़ के न जाना पड़े, वो एक नया कानून लाया। कौन? रॉलेट एक्ट। कब लाया? 1919 में। इसमें वो क्या करते थे, जो भी क्रांतिकारी होते थे या जो भी अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठाते थे, उनको फटाफट घर से उठा लिया, जेल में डाल दिया। और ये नियम था कि उसका कोई बेल नहीं होगा, कोई सुनवाई नहीं होगा, उसके बारे में कोई वकील नहीं पूछने आएगा। अब कौन जाता पूछने? वकील पूछने जाता था, वकीलों को पेल देता था जेल में, डरे कोई पूछने नहीं जाता था। बेटा को उठा लिया, बाप गया पूछने कि मेरा बेटा कहां है, बापों को पेल दिया, चल तू भी अंदर चल। बेटा है घर में, बाप को उठा लिया, अगर बेटा पूछने गया कि मेरे पिताजी कहां है, कौन से जेल में है, तू भी चल अंदर। कोई घरे पूछ नहीं जाता था, तो कोई आवाज ही नहीं उठा। इसलिए क्या लाया? रॉलेट एक्ट लाया। कब? 1919 में। इसके प्रावधान में कैदियों को बिना मुकदमा चलाए अंदर जेल में डाल दो, 2 साल के लिए बंद रखने का प्रावधान था कि इसको 2 साल तक अंदर रखेंगे। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? किन कारणों से इन ब्रिटिशी गोरी चमड़ियों ने रॉलेट एक्ट को लाया? भारत में राजनीतिक गतिविधियों को दमन करने के लिए, कि भारत का कोई भी क्रांतिकारी भारत के आजादी के बारे में ना सोचे और ये भारत हमारे कब्जे में रहे। तो इसलिए रॉलेट एक्ट का उद्देश्य यही था कि भारत में राजनीतिक गतिविधियों का दमन हो सके। अगला हमारा है रॉलेट एक्ट अन्यायपूर्ण क्यों था? रॉलेट एक्ट को अगर लाया गया तो ये हमारे भारत के लिए अन्यायपूर्ण क्यों था, हमारे लिए गलत क्यों था? वो इसलिए था कि भारतीयों की नागरिक आजादी पर प्रहार किया, हमारे स्वतंत्रता पे प्रहार था कि हम खुल के किसी के खिलाफ बोल नहीं सकते, कुछ समझ नहीं सकते, किसी के बारे में नहीं जान सकते। अगर पूछेंगे, बोलेंगे तो ये रॉलेट एक्ट के तहत 2 साल के लिए पेल देगा जेल में। भारतीय सदस्यों की सहमति के बगैर पास किया गया, किसी भारतीय से पूछा ही नहीं। महात्मा गांधी उस समय बड़े नेता थे ना, उनसे भी नहीं पूछा। और भी बहुत सारे ऐसे बड़े नेता थे जिनसे नहीं पूछा गया और उनके बिना पूछे ही इस बिल को पास कर दिया और नियम कानून को भारत देश में लगा दिया। तो ये था रॉलेट एक्ट 1919। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट के परिणाम क्या हुए? रॉलेट एक्ट जो लगा तो इसका रिजल्ट क्या आया, इसके परिणाम क्या हुए? तो 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया गया। विभिन्न शहरों में रैली और जुलूस हुए। महात्मा गांधी जी फिर आ गया है, उन्होंने कहा ऐसे ही रॉलेट एक्ट वाला सब नहीं मानेगा, इसको समझाना पड़ेगा। पूरे भारत में राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ, पूरे भारत के लोगों को शामिल किया गया, जिसका नाम रखा गया अखिल भारतीय हड़ताल। हड़ताल का मतलब फैक्ट्रियों को बंद करो, सरकारी स्कूल को बंद करो, सरकारी स्कूल में नहीं जाएंगे पढ़ने, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हड़ताल किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगारों का हड़ताल हुआ, रेलवे में जो काम कर रहे थे उन लोगों ने भी हड़ताल कर दिया, क्योंकि ज्यादातर लोग कौन थे? भारत के रहने वाले थे, भारतीय लोग ही ना इनके साथ काम करते थे। तो आइए जानते हैं रॉलेट एक्ट के परिणाम के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं कि 6 अप्रैल को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा हड़ताल आयोजित किया गया। हड़ताल का मतलब होता है कि चीजों के ऊपर अपना विश्वास हटा देना, कि हम अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए चीजों को नहीं खरीदेंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाएंगे, सरकारी कर्मचारी सब छुट्टी कर दिए कि भाई हमारे देश से अब तुम ये सब मतलब जब तक राज कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे कानून बना के ला रहे हो कि हमें तुम बिल्कुल कैदी बना दिए हो। इसमें रेलवे के कर्मचारियों ने काम करना बंद कर दिया, दुकानों को बंद कर दिया गया, स्थानीय नेता जितने भी थे उनको जेल में बंद कर दिया गया और बैंक, डाकखाने, रेलवे स्टेशन इत्यादियों पर हमला किया गया। तो ये था रॉलेट एक्ट के परिणाम के बारे में। हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है रॉलेट एक्ट था क्या। 1919 में जो रॉलेट एक्ट लाया गया इसके बारे में विस्तार से समझिए। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा, ये कहां का काउंसिल है मैं बता दूं, ये इंग्लैंड का काउंसिल था। 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया। यहां पे भारतीय जितने भी थे और उनके ऊपर जितने भी ये गोरी चमड़ी
शासन कर रहे थे, इनका नियम कहां से बन के आता था? इंग्लैंड से बन के आता था। वहां के बड़े बड़े ऑफिसर नियम कानून बना के भेजते थे और उन्हीं नियमों कानूनों के अनुसार हमारे भारत के अंदर ये शासन करते थे। ये क्या हुआ, भारतीय सदस्यों ने इसका समर्थन नहीं किया। भारत के लोगों ने कहा कि नहीं भैया, हम इसका समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी यह पारित किया गया, हमारे देश में इसे लागू किया गया। इस एक्ट ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए असीम शक्ति प्रदान किया। इस रॉलेट एक्ट लाने से क्या हुआ कि हमारे भारत में जो गतिविधियां चल रही थी, जो क्रांतिकारी काम चल रहे थे, उसको पूरी तरह से खत्म किया जाए, इसी कारण से रॉलेट एक्ट को लाया गया था। इसके अंदर बिना ट्रायल के ही राजनीतिक कैदियों को 2 साल का बंदी बनाया जा सकता था। पहले क्या होता है हमारे भारत में कि अगर हमने किसी प्रकार का कोई गुनाह किया है तो हमको पुलिस वाला लेके जाएगा, पुलिस थाना लेके जाएगा, केस होगा हमारे ऊपर, हमको जज साहब के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, यस 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 करके वो 3 बार हथौड़ा ठोकेंगे, फिर हमसे पूछेंगे कि गीता पर कसम खाओ, हम गीता पर नहीं खाएंगे, हम किसी और का कसम खाएंगे, गीता का नहीं खाएंगे हम कसम। तो उसके बाद हम अगर हमको सजा मिलेगा तो हम कहेंगे जज साहब कि तमाम जानकारियों के तहत मुजरिम को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। तो यहां ऐसा नहीं होगा। यहां पे क्या होगा कि उनको डायरेक्ट उठा के डायरेक्ट जेल में पेल देगा कि भाई तू जा, सर हो गया तेरा फैसला, हम ही कर दिया, यहाँ पे बैठे बैठे, तेरे ऊपर कोई ट्रायल नहीं, कोई कानून नहीं, अभी फैसला ऑन द स्पॉट, फटाफट, सन्नी देओल वाले स्टाइल में इन्होंने कर दिया। यहां पे क्या हुआ, 6 अप्रैल 1919 की बात है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की, हड़ताल की। महात्मा गांधी जी बताए हैं पिछले वाले स्लाइड में। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी फिर सामने आए और कहे कि नहीं चलेगा भाई, तुम्हारा ये सब गोरख धंधा नहीं चलेगा, हमारे भारत देश को क्यों ऐसे मटिया मेट कर रहे हो। उन्होंने आह्वान किया पूरे देश में, उनको पूरे देश का समर्थन भी मिला, सारे नागरिक खुश कि हाँ महात्मा गांधी जी आए, क्योंकि महात्मा गांधी जी कोई छोटे नेता तो थे नहीं, अब गद्दावर नेता थे, बड़ा मतलब पूरे देश में उनको प्यार किया जाता था, ऐसे कह सकते हैं। उनको भारी समर्थन प्राप्त हुआ, अलग अलग शहरों में लोग इनके समर्थन में सड़कों पे निकले और दुकानें बंद हो गई, रेल कारखानों के मजदूर हड़ताल पे चले गए। अंग्रेजी हुकूमत ने राष्ट्रवादियों पर कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया। अंग्रेजों को लगा करे पूरा देश एक हो गया, महात्मा गांधी के पीछे पूरा घर से सब निकल गया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इस पर रोक लगाना होगा। स्थानीय नेता जितने थे, जो लोकल नेता थे जगह जगह के, उनको उठा के जेल में बंद कर दिया। महात्मा गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका गया, कहा कि नहीं तुम भाई दिल्ली नहीं आएगा। महात्मा गांधी जी ने जब हड़ताल किया तो वो दिल्ली में आए, दिल्ली में आने से पहले ही उन्हें रोक दिया गया। तो ये था रॉलेट एक्ट 1919 के बारे में। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को भी जानना जरूरी है कि 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन का क्या मतलब, शांति से बैठे हुए हैं बाग में, आपस में बातचीत कर रहे हैं, न उनके पास बम है, न बंदूक है, न तलवार है, न हथियार है। प्रदर्शनकारियों पर क्या कर दिया, गोली चला दिया, निहत्थे आदमी पर गोली चला दिया। इसके कारण लोगों ने जगह जगह पर सरकारी संस्थानों पर आक्रमण किया। अब अचानक से निहत्थे आदमी पर गोली चला के तुम उसे मार दोगे तो पूरे देश में इसका आक्रोश जग गया, और जब आक्रोश जगा तो सभी लोगों ने सरकारी संस्थान जितना भी सरकारी ऑफिस सब था उस पर हमला बोल दिया। क्या हुआ फिर, अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। अमृतसर के अंदर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। इसकी कमान जनरल डायर के हाथों में सौंप दी गई, क्योंकि ये गोलियां भी जनरल डायर के कहने के कारण ही चलाई गई थी। उसके बाद लोगों ने देखा कि यहाँ पे तो अमृतसर के लोग बड़े गुस्से में आ गए, तो उसने वहां पे मार्शल लॉ लगा दिया कि घर से निकलोगे गोली मार देंगे, और उसका कमान जनरल डायर के हाथों में ही था। जलियांवाला बाग का दुखद नरसंहार 13 अप्रैल को उस दिन हुआ जिस दिन पंजाब में बैसाखी मनाई जा रही थी। देखिए, हमारे घर में पर्व का माहौल चल रहा हो और ऐसे में दुखद घटना कितना बुरा लगता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि दीपावली जैसा पर्व जो है वो हमारे यहाँ खूब अच्छे से धूमधाम से मनाया जाए, और उस दिन पता चले कि हमारे बहुत सारे साथियों को पुलिस ने निहत्थे पे गोली चला के उन्हें मार दिया, घर में कैसा रौनक हो जाएगा, बहुत बुरा लगेगा। तो बैसाखी मनाई जा रही थी उसी दिन 13 अप्रैल को यह नरसंहार हुआ था कि जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवा दी। ग्रामीणों का एक जत्था जलियांवाला बाग में लगे एक मेले में शरीफ होने आया था। शरीफ का मतलब होता है कि शामिल होने आया था, और यह बाग चारों तरफ से बंद था, चारों तरफ से लॉक लगा हुआ था, बस एक ही गेट आने जाने वाला था। तो उसी पर खड़ा होकर गोलियां चला दिया। अभी भागे तो भागे कैसे, कुआं हुआ था उसके अंदर, उसी में कूद के लोग जान बचाने की सोच रहे थे। वो जान क्या बचाते, वो और भी मारे गए। चारों तरफ से बंद था, निकलने के रास्ते संकीर्ण थे, बहुत ही छोटे थे। जनरल डायर ने निकलने के रास्ते भी बंद करवा दिए और भीड़ पर गोलियां चलवा दी।
इस दुर्घटना में सैकड़े लोग मारे गए। देखिए फिर से ये जो सरकारी जो आंकड़ा है ना, वो हमेशा गड़बड़ होता है। फिर सैकड़ा है, हजारों लोग मारे गए। सरकार का रवैया बड़ा ही क्रूर था, बड़े ही अत्याचारी ढंग से लोगों को मारा गया। इससे चारों तरफ हिंसा फैल गई। चारों तरफ क्या हुआ? हिंसा फैल गया, लोग परेशान हो गए। महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि वो हिंसा नहीं चाहते थे, इसलिए महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड है जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव क्या पड़ा। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसके क्या क्या प्रभाव पड़े? भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पे उतर गए। जितने भी भारत के शहर थे उसके लोग सड़कों पे आ गए कि आजा भाई, आज दो हाथ हो ही जाए, आज या तो गोरी चमड़ी या फिर हम भारतीय। लोग इतने गुस्से में थे कि सड़कों पे आ गए कि आज मुकाबला हो ही जाएगा। हड़ताल होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पे हमला करने लगे। हड़ताल होने लगा, पुलिस से लोग टकराने लगे कि आजा भाई, बम बंदूक दिखाएगा और हमारे पास भी लाठी वाला सोटा है, सब पेल देंगे तुमको। इस तरह से वो सरकारी इमारतों पर हमला भी करने लगे। सरकार ने निर्ममतापूर्ण रवैया अपनाया और लोगों को अपमानित किया और आतंकित किया। सरकार ने भी लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया, अपमानित किया, उन पे लाठी डंडे चलाए। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए और सड़क पर घिस घिस कर चलने के लिए सारे साहिबों को सलाम करने का मजबूर किया गया। जो सत्याग्रही पकड़ा है ना, उसको जबरदस्ती सड़क पर घिसियाया गया, नाक रगड़ने के लिए बोला गया और साथ ही साथ उनको सभी अंग्रेज जितने भी ऑफिसर थे उनको सलाम ठोकने का बोला गया। अब देखिए सत्याग्रहियों को कितना बुरा दिन देखना पड़ा। लोगों को कोड़े मारे गए, कोड़े से पीटा गया। और अब देखिए गुंजार वाला जो पंजाब के गांव पर लोग अंदर रहते थे, उन पे बम भी बरसाए गए, उन पे बम फेंक दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था इस गांव के लोग ना बहुत ज्यादा आतंक फैला रहे हैं। उसने उस गांव पे बम तक फेंक दिया। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह को वापस ले लिया, उन्होंने इसे खत्म कर दिया। इस तरह से यहाँ पे पहला पार्ट जो है वो समाप्त हो गया है। अब आपको सेकेंड पार्ट का इंतजार करना है, जो आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।